पुरुष आयोग से बेटर पुरुषों के लिए लॉ आना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि पुरुषों के लिए न्याय है नहीं या इंसाफ नहीं है। तो मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक आदमी भी औरत से एक मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। आदमी हिम्मत दिखाता है, वहाँ पे औरतों के जो लॉ है वो थोड़े कमजोर दिखते हैं आपको। 2013 में निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ही सारा हमारी रेप की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। हेलो एंड वेलकम टू स्पीक बोल्ड। आई एम योर होस्ट इशिका। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो अभी के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मर्दों के राइट्स पर, और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एडवोकेट मनमीत कौर जी। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप हमारी शो पे आई हैं और आज इस मुद्दे पे आप बात करने के लिए तैयार हुई हैं जिस पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। मैम, मेरे पहला क्वेश्चन होगा आपसे शुरुआत में ही कि बहुत सारे लॉज हैं औरतों के प्रोटेक्शन के लिए, क्या मर्दों के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आपके पॉडकास्ट और चैनल के माध्यम से बहुत लोग सुनेंगे जिनको उनके राइट्स की नॉलेज नहीं है। शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ नॉलेज गेन हो और आपका आज का एपिसोड किसी के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल। तो आपका पहला सवाल है जिसपे हम आते हैं कि आदमियों के लिए कोई लॉ है? प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है आदमियों के लिए, लेकिन अगर किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है तो वो पुलिस चौकी जाकर के, थाने जाकर के या कोर्ट में जाकर के अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सकता है। ये केस टू केस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। क्या घटना घटी है? सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस से। सेक्सुअल असॉल्ट काफी बढ़ रहा है और इसके केसेस जल्दी रजिस्टर नहीं होते। जैसे हमारे टाइम पे एक टाइम था जब औरतें अपना केस रजिस्टर कराने से पीछे हट रही थी, उनको अपने लॉज और राइट्स के बारे में पता नहीं था। तो जब ये मुद्दा बढ़ा आगे तब जाकर के औरतें अपनी राइट समझ पाई, उन्होंने अपने केसेस फाइल किए। पर क्या आप एक बीइंग अ लॉयर, आप रोज कोर्ट में ऐसे केसेस देखती हैं जहां पर मेल अपने सारे असॉल्ट के केसेस लेकर आते हो? अभी मेल काफी सारे आते हैं, केसेस लेकर के भी आते हैं, लेकिन बेसिकली उनके लिए सेक्सुअल असॉल्ट का ऐसा कोई लॉ नहीं है उनके फेवर में कि उनके साथ किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया। जैसे कि हमारा सेक्शन 69 BNS अभी आया था 2024 में। अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन कि अगर किसी औरत के साथ किसी भी तरह की फिजिकल अब्यूज हुई है या किसी भी तरह का झांसा दिया उसको और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आदमियों के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं आया हुआ अभी फिलहाल की डेट में। आपने अभी झांसे की बात की। हाँ। काफी ज्यादा ये केस आते हैं कि लड़कियां केस करती हैं मर्दों पर कि मेरे साथ वादा किया गया था कि आगे चल के शादी करूंगा, और उस बेसिस पे उन्होंने मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। अब क्या मर्दों के लिए ऐसा कुछ है कि अगर कोई औरत उनसे वादा कर रही है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और काफी साल उनका इन्वेस्ट किया खुद ने और उसमें मनी इन्वेस्टमेंट भी आती है किसी की, और इन सब का एक्सप्लॉइट करने के बाद वो उनको अचानक से छोड़ के किसी और से शादी कर लेती हैं, तो क्या ऐसा कोई केस बनता है मर्दों का औरतों के लिए? आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है। आपने कहा फाइनेंशियल इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास ये रेमेडी है कि वो सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकता है कि जो उसने पैसे लगाए हैं विद इंटरेस्ट उसको वापस किया जाए। उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हरास हुआ है, वो इमोशनली हरासमेंट हुआ है, वो फिजिकली भी हरासमेंट हुई है उसकी। लेकिन पर्टिकुलर फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अगर कोई लड़की छोड़ के जा रही है तो ऐसा कोई लॉ नहीं है फिलहाल आज की डेट। इसके लिए भी अभी तक कोई लॉ नहीं है। इसके लिए कोई लॉ नहीं है। रेमेडीज हैं अलग अलग, जैसे आप रिकवरी फाइल कर सकते हो, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, बट पर्टिकुलर एक सेक्शन या पर्टिकुलर एक एक्ट कि भैया सेक्सुअल असॉल्ट अगर आदमी के साथ हो तो वो कहाँ जाए, ऐसा कोई लॉ भी नहीं है। इस लॉ को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है केसेस को देखते हुए, जैसा कि आपने अभी पूछा था मेरे से। बिल्कुल। मेरा आगे का सवाल आपसे ये होगा कि महिला आयोग तो है, क्या पुरुष आयोग है या होना चाहिए? अगर नहीं है तो? महिला आयोग है, पुरुष आयोग ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग ने अपनी एनजीओ बना के कि हम पुरुषों के लिए काम कर रहे हैं, पुरुष आयोग, बट वो बेनिफिशियरी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, और जिस हिसाब से केसेस डेली के आ रहे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या फिजिकल असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग पुरुष आयोग से बेटर पुरुषों के लिए लॉ आना चाहिए। अभी हमें फिलहाल पुरुषों के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि उनकी किलिंग हो रही है, जो भी चीजें हो रही हैं काफी ज्यादा, कहीं ना कहीं आदमी बहुत ज्यादा हरास हो रहा है, तो उस हरासमेंट को रोकने के लिए लॉ आना चाहिए। संसद में आवाज जरूर उठानी चाहिए कि पुरुषों के लिए भी लॉ आए। जब जब किसी चीज की नीड पड़ी है तो वो लॉ आया है।
2013 में निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ही सारा हमारी रेप की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, क्योंकि वो इतनी दरिंदगी थी तभी लोगों को महसूस हुआ, आवाज उठाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप आवाज उठाएं, आवाज उठाओगे, हिम्मत करोगे, सारे पुरुष एकजुट होके, कहीं ना कहीं महिलाएं भी उनके साथ एकजुट होके आवाज उठाएं संसद में, तो संसद नया कानून जरूर लेके आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब जब कोई क्राइम बढ़ा है उस हिसाब से लॉस बनते चले हैं। जी बिल्कुल। और अब ऐसा लग रहा है, अभी आजकल की स्थिति देख करके, जैसे केसेस एंड क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अब वो समय आ गया है जहां पर मर्दों के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग लॉस बनने बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप जैसे देख रही होंगी, आप एक एडवोकेट हैं, आपको रोजमर्रा में कोई ना कोई ऐसा केस मिलता ही होगा जहां पर पुरुषों के ऊपर फ्रॉड का केस हो रहा है, फॉल्स रेप एलिगेशंस तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपने ऐसा कोई केस देखा है? ऐसे काफी केसेस हो रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आदमी के साथ गलत हुआ है उसको पहचानने की। अभी हमारे फरीदाबाद का बिल्कुल लेटेस्ट केस है, उसमें एक आदमी ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर अपने फ्रेंड को ही फंसा दिया था ऐसी रेप एलिगेशंस में। वो अंदर भी गया, जेल काट के आया, फाइनली उसको बेल मिली। बेल मिलने के बाद जो है पुलिस ने उस मुकदमे को कैंसिल करने के ऑर्डर दिए, री इन्वेस्टिगेशन हुई, सारी चीजें आई, क्योंकि उन्होंने उनसे 33 लाख रुपए लिए थे। 33 लाख, 33 lakhs, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो उसमें क्या हुआ, जो लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, प्लस में उसके फ्रेंड जिन्होंने फंसाया था, दोनों में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का वो मुकदमा दर्ज हुआ और इसका कैंसिल हुआ। हाँ, थोड़ी सी उसने हिम्मत करी, जेल काट के सब कुछ हुआ, क्योंकि उस टाइम जब मुकदमा दर्ज हो जाता है पुलिस भी कहीं ना कहीं बाउंड है। अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करती तो पुलिस पे बात आ जाती है कि आप औरतों की सुनवाई नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन है कि एफआईआर ही लॉन्च नहीं हो रही है जब बिल्कुल मैं जा रही हूँ केस करने। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर उनको थोड़ा सा धमकाया जाता है, जिस तरह से भी होता है। तो इस तरह से आदमियों को हिम्मत की, उस बंदे ने हिम्मत की, उस आदमी ने हिम्मत की, फाइनली उसको इंसाफ मिला। तो हम ये नहीं कह सकते कि पुरुषों के लिए न्याय है नहीं या इंसाफ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि वी कैन डू इट, या हम कर सकते हैं ऐसा, या हमारे लिए चीजें हैं। जब आपको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, आप अगर डर के बैठ गए हो, आपके खिलाफ किसी ने एलिगेशंस लगाए, आपने उसको एडमिट कर लिया, आप चुप बैठ गए, तो ना लॉयर कुछ कर सकता है, ना जज कुछ कर सकता है, ना पुलिस कुछ कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको आवाज उठाना, आपको बताना, आपको हिम्मत करना और आपको एकजुट होकर लॉ के लिए मांग करना। रिगार्डलेस जेंडर अपने हर ही राइट के लिए आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने आवाज ही नहीं उठाई तो हमारे हित में कोई भी चीज नहीं आ सकती है। मैम, आपने बात की अभी जैसे जेल की सजा काट के आने के बारे में, मैं उसी पे आगे का क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि चलिए, किसी ने आप पे फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, किसी आदमी पर, किसी लड़की ने एक फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, अब उस बंदे ने जेल काट ली, वो लेकिन बाइज्जत बरी होकर के आया, वो प्रूव हो गया है कि वो बंदा गलत नहीं था। अब जब वो बाहर आता है तो उसको काफी क्राइटेरियाज में उसकी जॉब गई, उसका बहुत लॉस हुआ है, उसकी जॉब गई, सोशली लॉस हुआ, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल प्रेशर, और इवन दो कि वो एक अच्छा क्लीन चिट लेकर के बाहर आ गया है, बट स्टिल लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। अब जो उसका लॉस हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? जो उसको डिफेम किया गया है, जो चीजें हुई हैं, उसके लिए हम सूट फॉर डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं कि मेरी ये डिफेम हुई है। उसको जो है कोर्ट फिर कंपनसेशन दिलवाती है। तो कहीं ना कहीं ये अगर कोई बाइज्जत बरी हो रहा है तो ये आदमी के फेवर की बात है। ये आदमियों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो बरी हो गए उनको पता ही नहीं, आगे की नॉलेज ही नहीं है। तो लैक ऑफ नॉलेज वही गड़बड़ कर रही है। अगर आपको नॉलेज है तो आप डिफेमेशन फाइल कर सकते हो। जिसने आपके खिलाफ केस फाइल किया वो कंपनसेट करेगी आपको। जी, ये इस बात की जानकारी काफी कम लोगों को होगी मेरे हिसाब से। और अगर ये कॉम्पनसेशन, इसका मतलब अभी तक कोई ऐसा बेसिक लॉ नहीं है, बट ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा कोई जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, अभी नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। लोगों को लगता है कि खत्म हो गया हमारा जो भी है, इतने हरासमेंट हुई, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी केस चला, फिर उसके बाद वो शांत बैठ जाता है। वो आगे नहीं आते कि हमारे साथ गलत है, हम अपील फाइल करें कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर डिफेमेशन फाइल करें, या सूट फॉर डैमेजेस फाइल के कि हमारी जो इमेज डैमेज हुई है। तो ये कई रेमेडीज हैं, एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि भैया एक ही लॉ है और ये जो है आदमी के फेवर का है। जैसे औरतों के लिए है डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन, और 498A है, डॉरी है, हरासमेंट है, प्रोहिबिशन है, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आदमी के लिए अभी ऐसा कोई लॉ है नहीं। ओके, अगर वो डिफेमेशन फाइल करते हैं तो क्या जो सामने वाली लड़की है जिसने फॉल्स एलिगेशन लगाए, क्या उसकी भरपाई वो करती है? अगर जस्ट
ऑर्डर करता है, हमारे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं, तो उसको वो करनी पड़ेगी। अगर ऑर्डर हो गई कि आपको करनी पड़ेगी, तो वो जो भी कंपनसेशन अमाउंट जज साहब ने डिसाइड किया है वो उसको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगी तो उसके भी अलग अलग मेथड्स आ जाते हैं, रिकवरी किस तरह से करवाई जाए, वो हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है। मैम मैं अब आपका ध्यान ना थोड़ा मेंटेनेंस की ओर लेकर के आना चाहती हूँ। अगर कुछ भी होता है तो जैसे डाइवोर्स होता है तो औरतों को मेंटेनेंस मिलता है। नहीं, डिवोर्स होने के बाद मेंटेनेंस की परमानेंट एलिमनी मिलती है, बोथ आर डिफरेंट। परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस टोटल डिफरेंट थिंग्स। ओके, क्या आप ये डिफरेंस थोड़ा सा समझा सकती हैं? मेंटेनेंस ऐसा है कि मान लो भी आपका डिवोर्स नहीं हुआ है और आपका केस पेंडिंग चल रहा है, तो आप अपने हस्बैंड से कुछ डिमांड करते हो कि भैया मैंने आपसे शादी की है एंड आई एम योर लीगल वेडेड वाइफ, अब मेरी तरफ आपकी कुछ लायबिलिटीज बनती हैं। उसको एक मेंटेनेंस का वो दे दिया गया कि जो लाइफस्टाइल वो जी रही थी उसको वही जीने का पूरा राइट है, तो उसको मेंटेनेंस की परिभाषा दी गई है। और परमानेंट एलिमनी, जब हमारा डिवोर्स होता है उस टाइम फुल एंड फाइनल जो पेमेंट दी जाती है दैट इज परमानेंट एलिमनी। ओके जी। तो क्या मर्दों के लिए भी ऐसा लॉ है कि अगर वो औरत से कम कमा रहे हैं, अपनी वाइफ से वो कम कमा रहे हैं, उनकी पे स्केल कम है और दोनों मैरिड हैं, तो क्या वो मेंटेनेंस ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल क्लेम कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक आदमी भी औरत से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अगर उसका पे स्केल कम है या किसी वजह से वो डिसेबल हो गया या वो काम नहीं कर पा रहा, कहते हैं ना कि काम करने में सक्षम नहीं है, तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। और ये बात शायद आपको पता नहीं होगी अब से पहले। ये बात मुझे लगता है कि बहुत ही लोगों को नहीं, क्योंकि बेसिकली लोगों के दिमाग में एक चीज है कि सारे लॉ औरतों के लिए हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं मेरे पास जो मैं डील करती हूँ जहाँ पे आदमी हिम्मत दिखाता है, वहाँ पे औरतों के जो लॉ है वो थोड़े कमजोर दिखते हैं आपको, फिर औरतों को लगता है हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। तो टोटली चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं, सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, केसेस पे डिपेंड करती है, आप कितना पॉजिटिव हो, कि आपका माइंड क्या कहता है, उस तरह से। एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हम शादी की बात करते हैं, तो जब पत्नी अपने पति को अपने उनके फैमिली से अलग करने की कोशिश करती है, वैसे सीन में कोई केस बनता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ पे कर सके? इसमें सिर्फ ये केस बनता है कि ये एक तरह की क्रूरटी है, मेंटल क्रूरटी। आपको किसी ने पैदा किया, पाला पोसा इतने साल, आप कह रहे हो कि अलग हो जाओ, तो ये डिवोर्स का बहुत सॉलिड ग्राउंड है कि आप उसके पेरेंट्स को जो है उससे अलग होने की बात कर रहे हो। ही कैन फाइल डिवोर्स अगेंस्ट हिज वाइफ। और क्या ये अगर वो डाइवोर्स फाइल करते हैं तो इसमें भी वो कोई सी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जैसे एलिमनी और मेंटेनेंस? इसमें उनको देना पड़ता होगा मेंटेनेंस का केस यहाँ पर, क्योंकि उस औरत की वीकनेस ज्यादा पड़ रही है, वो मेंटली हरास कर रही है, इस ग्राउंड पे केस बना, तो इसमें मेंटेनेंस और एलिमनी का क्या सीन होता है? ये भी सीन आ गया केस टू केस। एक औरत है जो बहुत सक्षम है, बहुत अच्छा कमा रही है, उसको जरूरत ही नहीं है, वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन एक औरत है, उसको लग रहा है कि नहीं मैं आ रही हूँ। मान लो हमारा फरीदाबाद में हमने केस फाइल किया, कोई लेडी हमारे पास रांची से या केरल से या गुजरात कहीं दूर से आ रही है, उसके आने जाने का किराया वो क्लेम कर सकती है। वो उस डिवोर्स वाली फाइल में ही मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकती है। सेक्शन 24 है HMA का, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 है, उसमें वो क्लेम कर सकती है भाई मुझे आने जाने का दो, प्लस में मेरा मेंटेनेंस दो। उसको फिर मेंटेनेंस का अलग केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब अगर उन ग्राउंड्स पे जहाँ पे वाइफ ज्यादा कमा रही है वहां पे हस्बैंड क्लेम कर सकता है, कर सकता है वो सिर्फ सेपरेट हो सकते हैं। मैम मेरा अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि क्या अब आपको क्या लगता है, हमने इतनी बात की, इतने सारे लॉज, इतने सारे एक्ट्स, इतनी सारी चीजें हैं और लीगलिटीज में बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब मैं लॉज पे बात करना चाहती हूँ कि क्या मर्दों के लिए अब लॉज बन जाने चाहिए? इज दिस द हाई टाइम कि हम लोग मर्दों के लिए लॉज के लिए गुहार लगाना चालू कर दें? जिस हिसाब से सिचुएशन है और जिस हिसाब से माहौल है, सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। केसेस पहले भी बहुत होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया जिस हिसाब से एक्टिव है तो चीजें फटाफट सामने आती हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कितनी किलिंग हो रही है, इसमें ज्यादातर आदमी मर रहे हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मेंस के लिए लॉ आना बहुत जरूरी है। लेकिन वो आप नहीं अकेले कर सकते, मैं नहीं कर सकती, कोर्ट नहीं कर सकती, जजेस नहीं कर सकते, पुलिस नहीं कर सकते। लॉ कौन बनाता है? सांसद। अभी आपको पता होगा हमारे सारे लॉ चेंज हो गए। IPC इंडियन पेनल कोड था, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई। तो ऐसे सारे चेंजों के किसने किया? सांसद ने। तो ये सभी एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। बीइंग अ लेडी, ये नहीं कि मैं औरत हूं तो मैं औरतों के खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल किसी औरत के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ सही के साथ हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है, क्या पता वो मेरा भाई हो, क्या पता वो मेरा पति हो, किसी औरत के हाथों हरास हो रहा हो, तो वो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। लॉ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक
अब जिस हिसाब से सिचुएशन आ रही है, अभी बहुत पुरानी बातें हैं, जब सती प्रथा होती थी, कितने केसेस होते थे, डॉरी डेथ के कितने ज्यादा केसेस होते थे। लॉ आए, चेंज हुए, निर्भया हत्याकांड उसके बाद ही तो लॉ आया, जरूरत पड़ी पॉक्सो एक्ट, जहां पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, पॉक्सो एक्ट है एक हमारा जी। तो उसमें चाइल्ड अब्यूज के लिए है। उसमें एक इन्होंने पहले ऐसा नहीं कर रखा कि लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, 18 साल से किसी भी बच्चे के लिए वो एक्ट जरूरत दिखी तभी तो एग्जैक्टली उसमें कोई जेंडर का मेंशन नहीं कि औरत के साथ ही होगा या लड़की के साथ होगा। 18 साल से नीचे बच्चा, वो बच्चा लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, और ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है। तो जरूरत पड़ी, सांसद ने आवाज उठाई तभी तो ये आया। तो इसके लिए कौन आवाज उठाएंगे? सारे आदमी मिलकर उठाएंगे, बहनें उठाएं, उनकी माएं उठाएं, औरतें उठाएं। ऐसा नहीं है कि औरत है तो औरत के लिए, आदमी के लिए अगर हमने फेवर में बोल दिया तो हम औरतों के खिलाफ हो गए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम खिलाफ हैं। इस टाइम बात हो रही है जायज या नाजायज की। अगर आपको ऑलरेडी कहीं पे अफेयर है या किसी को पसंद करते हो, अपने घर में बताओ, ये घर में क्लियर करो चीजें। ये नहीं कि आप किसी की लाइफ से खेल लो, आपको कोई हक नहीं है किसी माँ से उसका बेटा छीनने का, किसी बहन से उसका भाई छीनने का, आपको कोई हक नहीं है। तो ये चीजें बहुत पहले क्लियर होनी चाहिए। और ये भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो चट मंगनी पट ब्याह बिल्कुल मत करें। आप पहले देखें कि लड़की या लड़का कहाँ से बिलोंग करता है, उसके संस्कार, उसकी फैमिली से मिले। ये मत देखो कि वो क्या कमा रहा है या उसके पास गाड़ी है, बंगला है, क्या है, नहीं। और कमा लिया उसने, सब कुछ कमा लिया। पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी कमा सकता है। आप ये देखो उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं। अगर उसकी फैमिली अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, उसका एरिया अच्छा है, उसका एड्रेस अच्छा है, तो उस हिसाब से आप बात करके, उस हिसाब से मिलके फिर साथ शादी की प्लानिंग कीजिए आप। बिल्कुल अब सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि कौन कितना कमाता है उस पे शादियां टिक नहीं पाएंगी, नहीं टिक पाती। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट मनमीत कौर। मिलेंगे आपसे फिर अगले एपिसोड में स्पीक बोल्ड। थैंक यू।